डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, अभी आपने नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय से सुना कि मैं इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं यहाँ 25 वर्ष पहले आया था और अब जब मैं फिर यहाँ आया हूँ तो यह पिछले 25 वर्ष मेरी नज़रों के सामने गुजरते दिखाई देते हैं। मैं देखता हूँ कि लंबे संघर्ष के बाद हमने कैसे आज़ादी हासिल की और उसके बाद कैसे हम और भी कठिन संघर्ष में जूझ रहे हैं। ऐसे संघर्ष में जो अपने देशवासियों के आर्थिक कल्याण और उच्च जीवन स्तर के लिए आर्थिक कल्याण के इस लक्ष्य से हर आदमी सहमत होगा, तब अनेक बातों में हमारा मतभेद क्यों होता है। विभिन्न पार्टियां क्यों हैं? विभिन्न पार्टियां होना अच्छा है, क्योंकि जब एक ही समस्या पर कई तरह से विचार किया जाता है तो उसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। सब लोगों के एक ही ढंग से विचार करने की बात पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूँ कि विचारों की आज़ादी हो और उनका खुलकर आदान प्रदान हो। कभी कभी इससे हमें सच्चाई का पता चलता है। फिर भी किस रास्ते पर चला जाए, इस मुद्दे को लेकर अक्सर आपस में मतभेद और लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, इसी बात पर जोर देता हूँ जो बिल्कुल साफ है और जिससे हर एक को सहमत होना चाहिए। मैं भारत की एकता पर जोर देता हूँ, केवल राजनीतिक एकता पर नहीं, वह तो हमने हासिल कर ली है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यानी भावात्मक एकता हमारे विचारों और दिलों का मिलन, अपने भीतर से अलगाववादी भावनाओं को खत्म करना। जहाँ सब लोग भारत की एकता के बारे में सहमत है, वहीं बहुत से लोग और कुछ पार्टियां भी ऐसे काम करती हैं जिनके परिणाम से भारत की एकता टूट सकती है। वे ऐसा क्यों करते हैं, मैं नहीं जानता। जब हम भारत के लोग एक ओर अपनी संस्कृति, समान उद्देश्य, मैत्री, प्यार आदि के बंधनों से बंधे हैं, दूसरी ओर दुर्भाग्यवश भारत में अलगाववादी और विघटनकारी प्रवृत्तियां छिपी हुई हैं जो कोई नई समस्या खड़े होते ही अपना सिर उठा लेती हैं। हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं। हर हालत में हमें इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन इतनी उत्तेजना और गुस्सा क्यों? आखिर इस अलगाववाद का क्या मतलब है? अपने साथियों के लिए आपके दिल में प्यार नहीं है, बल्कि नफरत है। जो लोग या राष्ट्र एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनके आपस में नज़दीक आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों के नज़दीक आने पर सख्त नफरत है जो दूसरों को नापसंद करते हैं। किसी को चोट पहुंचाने के लिए नज़दीक आना बुरी बात है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम इन सैनिक गठबंधनों के खिलाफ हैं।
समन्वय इस अर्थ में हो और ऐसा हो कि प्रारंभ में हम आम पंजाबी को भी आतंकवादी मान बैठने वाला एक अन्य भाषा भाषी इस तथ्य से वाकिफ होता है कि वहाँ का आम सिख भी आतंकवादियों का उतना ही बड़ा विरोधी है, सक्रिय हो जाता है और फिर वह आतंकवाद के प्रति उनके संघर्ष में खुद को भी हासिल कर लेता है। और जब यह तथ्य उसे अपनी भाषा के माध्यम से मालूम हो जाए तो उसका मनोबल और भी ऊंचा हो जाता है और वह राष्ट्र की अखंडता के लिए और भी शक्ति से जूझने लगता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि भाषा के दो पहलू हैं। अपने देश को ही लें, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भाषाई समन्वय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। फलतः देश के अन्य हिस्सों में आम आदमी के मन का आक्रोश भड़का, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक रहा। वहीं हजरत बल प्रकरण में हजरत बल को सेना द्वारा रौंदा गया। यह वह बात है। इस प्रकार भाषाई समन्वय के आधार पर उभरी राष्ट्रीय भावना हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए सार्थक सिद्ध होगी। किंतु यह भाषाई समन्वय किसी अन्य भाषा के मूल पर या उसे किनारे रखकर कुछ भाषा विशेष के लोगों को कारण विशेष से खुश करने की धारणा से नहीं की जानी चाहिए। अन्यथा भाषा के क्षेत्र में भी तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा मिलेगा और फिर ऐसा तुष्टीकरण राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध ही चला जाएगा। इसी प्रकार किसी भाषा विशेष के शब्दों को सांप्रदायिक समझने के दृष्टिकोण को पनपने से रोकने का प्रयास आवश्यक है। शब्दों को सांप्रदायिक बनाने अथवा उन्हें किसी भाषा विशेष के प्रति मात्र समझने की धारणा को भी बदलना होगा। एक भाषा में से अन्य भाषा के घुल मिल गए लोकप्रिय शब्दों को चुन चुनकर निकाल फेंकने और उसकी जगह जबरदस्ती गढ़े गए शब्दों को बिठाने की मानसिकता पर अंकुश लगाना होगा। शब्दों को भाषा विशेष में उनकी लोकप्रियता और उस भाषा के प्रवाह में उनकी उपादेयता पर अधिक जोर देना चाहिए। दैट्स ऑल। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।